अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरजादा नियर वाशिंगटन। 26 अप्रैल 2024 का दिन अभी पाकिस्तान में प्रोग्रेस कर रहा है और जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूँ इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रैलीज निकालनी थी पूरे पाकिस्तान में, ख़ास करके पंजाब में, वो उसका अभी नतीजा हमारे सामने नहीं है। जब उसकी डिटेल्स हमारे सामने आएंगी तो मैं एक अगले वीलॉग में उसके ऊपर कमेंट करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू है, मेरा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जलसे या इस वक्त की स्ट्रगल नहीं है। मेरे सामने दो तीन इश्यूज़ हैं। पहला जो प्रिंसिपल इशू मेरे सामने है उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है। एक दिन पहले 26 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का योम तासीस था, यानी योम पैदाइश था, डे ऑफ फाउंडेशन था। मुझे भी इस हवाले से तहरीक इंसाफ के किसी ने कॉन्टेक्ट किया क्योंकि इस हवाले से कोई एक ऑनलाइन सेमिनार मीटिंग हो रही थी। मैं उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर सका, उस वक्त मैं कहीं बिजी था, मैं फंसा हुआ था। लेकिन मैं इस हवाले से चंद कमेंट्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन इश्यूज़ पे आप नेट पे जाके खुद से, खास करके जो नई नौजवान नस्ल है जिसकी उम्र आज 25-30 बरस है, 35 बरस है, जिनकी पैदाइश ही 1990 में हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप इन इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात की जो फाउंडेशन है, उसकी जो पैदाइश है वो 25 अप्रैल 1996 में लाहौर में हुई। एक रिहाइशगाह में किसी के घर में ये मीटिंग हुई, मेरा ख्याल इमरान खान के घर में हुई, शायद जमान पाक में ही हुई मीटिंग। और इसमें लेफ्ट ऑफ द सेंटर खासे एक इंटेलेक्चुअल जो है, पंजाबी इंटेलेक्चुअल, जिसमें प्रिंसिपली तौर पर इस मीटिंग के अंदर शुमार थे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी मैं एक इंपॉर्टेंस अभी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इससे अंदाजन 30 बरस कबल 30 नवंबर 1967 को 1967 को लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन, जो सोशल साइंसेस के डॉक्टरेट नहीं थे बल्कि उन्होंने इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट कर रखा था, लेकिन वो एक लेफ्ट लीनिंग पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल थे, कमाल के, वो सोशलिस्ट आइडियाज़ रखते थे। उन्होंने इस हवाले से लिखा भी बहुत है। डॉक्टर मुबशर हसन के घर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स के साथ, और उस पर उनको चेयरमैन जो है पार्टी का मुंतखब किया गया। वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट जो उस वक्त नाम था वो एक बंगाली इंटेलेक्चुअल थे, सोशलिस्ट, जिनका नाम था J.A. रहीम, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो मंशूर लिखा, जिसे कहीं दिसंबर 1967 के अंदर उसको आम कर दिया गया था। मैं ये पॉइंट लाहौर का एम्फेसाइज इसलिए करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जितने भी फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज़ हैं, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं, जो तब्दीली लाने की ख्वाहिश है, वो लाहौर से पैदा हुई है। वैसे तो दूसरा शहर कराची भी इस लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन फॉर सम रीज़न्स लाहौर जो है उसका पाकिस्तान की सियासी, इंटेलेक्चुअल और फ़िक्र की जो तारीख़ है उसमें बहुत अहम मकाम है। जहन में ये भी रखिए कि क़याम पाकिस्तान से पहले 1940s की जो एक इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल मूवमेंट और थ्रस्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अहम, कलीदी रोल जो है वो लाहौर ने ही प्ले किया। और ये लाहौर ही था जहां कांग्रेस को भी और ब्रिटिश एम्पायर को और यूनियनिस्ट हुकूमत जो है उसको सीरियसली लाहौर की सड़कों के ऊपर चैलेंज किया गया। सो लाहौर का बहुत इंपॉर्टेंट मकाम है। अब कह क्या रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी लाहौर से उसका आगाज़ होता है। प्रिडोमिनेंटली, प्रिंसिपली पंजाबी इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो उसकी बुनियाद डालते हैं। एक ख्वाहिश है, एक डिज़ायर है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तब्दीली जो है वो आनी चाहिए। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हुई है, लेकिन सुने ज़रा 5 मिनट मेरी बात सुन लें। भी तहरीक को ज्वाइन करें, सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। पीपल्स पार्टी की बुनियाद उससे 30 साल पहले भी लाहौर से होती है। इसी तरह से ख्वाहिश है। दोनों जमातों के दरमियान नाम मुख्तलिफ हैं। उस वक्त कहा गया कि इस्लाम हमारा मज़हब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सोशलिज़म हमारी इकनॉमिक्स है, इस्लाम हमारा मज़हब है, और ये, लेकिन रोटी कपड़ा मकान। लेकिन बेसिक बुनियाद उस वक्त भी सोशल जस्टिस की थी। सोशल एंड इकनॉमिक जस्टिस के नाम पे उस पार्टी को जो है वो खड़ा किया गया। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकतब फिक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के तावन के बगैर। और इसी तरह से
जब इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई तो नाम में ही इंसाफ रखा, लेकिन मकसद यह था कि पाकिस्तान के अंदर सोशल जस्टिस जो है उसकी बड़ी कमी है। और आप ये देखें कि इस पार्टी की बुनियाद के 28 बरस के बाद गुज़िश्ता 2 बरस से इस मुल्क में जो कुछ हुआ है उसमें से एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान, पता नहीं, आई डोंट नो कि इमरान खान को उस वक्त इसका एहसास भी ठीक तरह से था। अगर एहसास था तो दैट इमरान खान इज़ ऑलमोस्ट नियर जीनियस, क्योंकि और बहुत से लोगों को शायद इसका एहसास ना हो कि पाकिस्तान में जिस चीज़ का फुकदान है वो इंसाफ है। लेकिन मैं इसको खाली इंसाफ नहीं कहता इन द सेंस ऑफ इट, जिस तरह लोग इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ये लोग इसको एक अदालत या कोर्ट के हवाले से देखते हैं, मैं इसको एक सोशल जस्टिस के हवाले से देखता हूँ। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सोशल जस्टिस के लिए थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोशल जस्टिस के लिए खड़ी हुई। अब इसके साथ दूसरी एक चीज़ नोट करें कि जब पाकिस्तानी जिस तरह से इनकी पॉलिटिक्स चली और जिस तरह से इन जमातों के खिलाफ एक रिएक्शन, एक रद्द-ए-अमल, एक क्रैकडाउन्स हुए और ये पार्टीज बदलती चली गई, वहाँ वहाँ इनकी जो इनिशियल, इनकी जो ओरिएंटेशन है, इनकी जो आइडेंटिटी है, उसमें तब्दीली आती चली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली जिस वक्त आप उसको देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता 1980 की दिहाई के बाद वो पंजाब से उसको डिस्प्लेस कर दिया गया। इस तरह से उसके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महज एक अंदरूने सिंध की जमात बन के रह गई है और आसिफ अली जरदारी और जरदारी ख़ानदान जो है उसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर ओन करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो छड़ी घूमी है उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अभी वो खड़ी है पंजाब में और उसने इलेक्शन जीत के दिखाए हैं 8 फरवरी के, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का पहिया इस तरह से घूमा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अब ज़्यादा जो पैशनेट और एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट है वो आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रही है। और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश ये की है कि तहरीक इंसाफ को आप खैबर पख्तूनख्वा दे दें ताकि कुछ वो स्टीम आउट हो जाए, उनका कैथारसिस हो जाए। यानी ज़रूरी ये समझा गया रावलपिंडी इस्टेब्लिशमेंट की हद तक कि तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा ना छीने, क्योंकि पंजाब वो ऐसा बैटल ग्राउंड है जो पाकिस्तान की जितनी एलीट है वो पंजाब के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। ये पॉइंट्स के अलावा मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सियासी सफ़र इख्तियार किया तो फाउंडर तो रह गया वहीं पे, वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी रह गया, यहाँ पर इमरान खान भी खड़ा रह गया, लेकिन जितने और इंटेलेक्चुअली इंस्पायर्ड फाउंडिंग मेंबर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग होते चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, ये पर्जेस किए, उनको अलग कर दिए और यही सूरत हाल आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आती है, जहाँ हमें एक आम इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान ने अपने तमाम अच्छे जो उसके साथ इनिशियल कमिटेड किस्म के तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबरान थे उनको छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वायलेंट पर्जेस नहीं हुए, वहाँ लोगों को उस तरह से निकाला नहीं गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो बाकायदा पर्जेस हुए। पहले पर्जेस तो उस वक्त हुए जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जब उनको पावर मिली, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अपना जो लेफ्ट गार्ड था, सोशलिस्ट था, उसको फारिग किया। और जब 1977 के इंतखाबात हुए तो लेफ्ट के दानश्वरों और इंटेलेक्चुअल्स के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गिर्द पंजाब और सिंध के वडेरे और जागीरदार और सरमायादार जो हैं वो उनके साथ खड़े हुए थे। और जब मार्शल लगा तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी लॉयल्टीज़ चेंज की, सलाम किया मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स को और वो इस प्रोसेस से अलग हो गए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब इसके बारे में देखा जाता है, और ये आप सब इससे वाकिफ़ हैं, मैंने बहुत दफ़ा इन यूट्यूब के ऊपर भी, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने इस किस्म के कमेंट्स देखे हैं आप लोगों की तरफ से, तो इसकी जो क्रिटिसिज्म होती है वो पढ़े लिखे लोगों की तरफ से होती है। ऐसे पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बैंक मैनेजर हैं, फाइनेंस के मैनेजर हैं, लेकिन अक्सर वो सोशल साइंटिस्ट नहीं हैं या सोशल साइंसेस के साथ उन्होंने सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा हुआ होता, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से अगर हुई है, इसलिए हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो एक बड़ा वायलेंट किस्म का नार्सिसिस्टिक था, या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था वो उसका एक डिक्टेटरशिप माइंड था, वो एक बुनियादी तौर पे वडेरा था, ज़मींदार उसकी मेंटालिटी थी, डिक्टेटरशिप माइंड में थी। और अगर इमरान खान ने अपने इनिशियल साथियों को छोड़ दिया सफ़र के अंदर तो उसकी वजह यह है कि इमरान खान नार्सिसिस्टिक था, उसको एक यस मैन्स की ज़रूरत थी और उसने एक नई, या उसको वो नोटेबल्स वगैरह जो हैं वो चाहिए थे। ये बहुत हद तक, सारा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक गलत फहमी पे मबनी चीज़ है और ये सोशल साइंसेस के लेंस से ये एक एक्यूरेट एनालिसिस नहीं है। इस स्टेज पे मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जिन टॉपिक्स को इस वक्त टच कर रहा हूँ, एक ब्रीफ कमेंट के लिए
मैं चाहता ये हूँ कि मैं एक थॉट को यहाँ पे स्टिमुलेट करूँ ताकि आप लोग खुद इस पर अपनी रिसर्च करें, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद इसके कमेंट सेक्शन में आप इसके ऊपर बहुत सी बहस भी करें, अपने इसके ऊपर कमेंट्स भी दें। और ये किसी भी तरह से, कहने की बात यह है कि किसी भी तरह से मेरा ये जो ब्रीफ कमेंट है इस वीलॉग में, ये कोई मुफस्सल, ये कॉम्प्रिहेंसिव, ये मुकम्मल कमेंट नहीं है। मैं सिर्फ इस दिन की मुनासबत से, इन दोनों जमातों की मुनासबत से और तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की मुनासबत से ये कमेंट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें याद दिलाने के लिए। तो एक्चुअल रीजंस क्या हैं जब ये पार्टीज आगे बढ़ती हैं? एक्चुअल रीजंस ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो ऑपरेटिंग कंडीशंस, वो एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें वो सियासी जमातें जो किसी इंटेलेक्चुअल आइडिया से इंस्पायर होकर बनती हैं, ये बनाई जाती हैं, जब वो इर्तका करती हैं और ताकत की मंजिल की तरफ यानी पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए अपना सफ़र करती हैं, तो जिस पॉलिटिकल ढांचे और माशरे के अंदर उनको ऑपरेट करना पड़ता है, वो माशरा और वो ढांचा जो है वो उनके खदोखाल और उनके स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ जो हैं वो इम्पोज कर देता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ कि वो ढांचा उसका क्या है। देखिए, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे 4 किस्म के जो अनासर हैं, ये इन्फ्लुएंसेस हैं, वो पाकिस्तानी माशरे को कंट्रोल करते हैं। एक तो अभी भी पाकिस्तान में पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूडल इन्फ्लुएंस है। जो फ्यूडल्स हैं, जो जागीरदार, ज़मींदार और वडेरे हैं, वो बड़े ताकतवर हैं। दूसरा जो एक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से एरियाज़ के अंदर और बलूचिस्तान में, वो एक ट्राइबल चीफ्स का इन्फ्लुएंस है। तीसरा जो पंजाब और सिंध के अंदर इन्फ्लुएंस देखा जाता है, वो पीरी मुरीदी का है, सजादा नशीनों का है, जो तकिया नशीन या क्या कह लें इसको, गद्दी नशीन है, पीर्स हैं बड़े पावरफुल किस्म के, वो फ्यूडल भी हैं, पीर भी हैं, उनका इन्फ्लुएंस है। और फिर चौथा इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ आपको कहूँ, बड़ी चुभती हुई बात, कि पाकिस्तान की जो अर्बन इंटेलिजेंस या ये मिडिल क्लासेस हैं, जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, मिडिल क्लासेस का, या आप में से बहुत से लोग मिडिल क्लासेस का हिस्सा हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन जो हैं, बैंकर्स, प्रोफेशनल क्लासेस, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बिकॉज पाकिस्तान की जो शहरों की और कस्बों की जो सड़क है, वो एसेंशियली तौर पे उस बदमाश और उस बस्ताबे के हाथ में है जो SHO को कंट्रोल करते हैं। SHO एक बदमाश होता है, पाकिस्तान में SHO का लिंक होता है सजादा नशीन के साथ, पीर के साथ, फ्यूडल के साथ, जागीरदार के साथ या किसी सरमायादार के साथ। और ये जो बदमाशी का एक पूरा प्रोसेस होता है, फिजिकल वायलेंस का प्रोसेस होता है, उठा लो, मार दो, लड़की उठा लो, अगवा कर लो, गाड़ी तोड़ दो, कब्जा कर लो प्लॉट के ऊपर। उससे प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए पाकिस्तान की मिडिल क्लासेस ने, जो पाकिस्तान की एक लिमिटेड बूर्जुआ किस्म की क्लास है, उसने हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ देखा है। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है, अब इस वक्त तो सूरत हाल बहुत ही बिखर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज तारीखी एतबार से एक मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस रहा है। बिकॉज ऑफिसर कोर जो है वो अपनी ओरिएंटेशन में देखने में कम से कम, या उनकी एजुकेशन इस किस्म की है, ट्रेनिंग इस किस्म की है कि वो मॉडर्नाइजिंग भी हैं, वो वेस्टर्नाइज भी हैं, और वो किसी किस्म की सिविक वैल्यूज़ के अंदर बिलीव करते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत की एक कश्मकश है, जिसमें जब एक नई सियासी जमात यहाँ पे बनती है तो इन 4 किस्म के इन्फ्लुएंस में, और जो चौथा इन्फ्लुएंस है कि भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान की मिडिल क्लासेस में भी है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से वो सियासी जमात जो है उसको अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ता है। और एक पॉलिटिकल पार्टी का, कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर में, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल होता है एक सियासी जमात का, वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना होता है। यानी अगर किसी सियासी जमात का एक एजेंडा है, खबर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से हो, वो लोगों के हालात बेहतर करने के हवाले से हो, वो एक इकोनॉमिक एजेंडा हो, वो सोशल जस्टिस का एजेंडा हो, वो एजुकेशनल रिफॉर्म का एजेंडा हो, वो एनवायरमेंटल एजेंडा हो, खारजा पॉलिसी, रीजनल ताल्लुकात बेहतर करने का एजेंडा हो, औरतों के हालात बेहतर करने का एजेंडा हो, वर्कर्स के हालात बेहतर करने का एजेंडा हो, उसके लिए उस पॉलिटिकल पार्टी को, वो एक मुसलमा हकीकत है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये डिज़ायर होती है नेचुरल कि मुझे पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, मेरी स्टेट के रेंज जो हैं किसी स्टेट के अंदर, ये फेडरल गवर्नमेंट के मेरे हाथ में आएंगे तो अब हम अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। वरना वो सियासी जमात जिसके फॉलोअर्स को ये लगे, जिसके चाहने वालों को, फॉलोअर्स, सपोर्टर्स को लगे कि भाई इस सियासी जमात के ताकत पे आने के चांसेस ही नहीं है, फौरन से इस वक्त जमात इस्लामी की जो सूरत हाल है, तो फिर लोग उसको बहुत देर तक फॉलो भी नहीं करते, उनकी पैशंस और एलिमेंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लोगों को ये एहसास दिलाना चाहती है अपने जबर और अपने इस्तबदाद से कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ के पावर में आने के कोई चांसेस नहीं है, तो कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, खास करके जो ताकतवर लोग हैं, जो नोटेबल्स हैं हर शहर के अंदर, कस्बे में और देहात के अंदर, उनकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ दें और वो अपनी जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट या पैसा है वो किसी और सियासी जमात यानी PMLN या पीपल्स पार्टी या मौलाना के साथ लगाना शुरू करते हैं। ये पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट डायनामिक्स हैं जिन्हें समझना और इनके ऊपर रिसर्च करना जो है
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगा, समिंग इट अप इस डिस्कशन को, कि बावजूद अपनी तमाम वीकनेसेस के, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी फेलियर्स के, जो बहुत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लातादाद फेलियर्स हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, ये वक्त नहीं है उनको डिस्कस करने का। इन दोनों सियासी जमातों ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। पाकिस्तान का जो सफ़र आगे बढ़ा है, पाकिस्तान का जो शऊरी सफ़र है, पाकिस्तान का जो जहन खुला है, पाकिस्तान में जो मॉडर्निटी आई है, उसमें 1960 की लेट दिहाई से 90s तक का जो सफ़र है, तकरीबन 40 बरस का जो सफ़र है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ही कलीदी रोल जो है वो प्ले किया है। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है इस मुल्क, मैंने मुल्क में अवाम के जहन में तब्दीली लाई। मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं जानता हूं कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहरों और हारियों के जहनियत में तब्दीली लाई। ये बहुत बड़ी फतह है। और भी अगर इस्लाहात ना होते, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। इसी तरह इस वक्त जो हम कॉन्शियसनेस, अब ये एक बदकिस्मती की बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी ख़ानदान का एक फीफडम और टूल बन के रह गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। 70s में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 80s में वापस आई, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फिर 90s में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वो अपने आप को रीडिफाइन कर चुकी थी। लेकिन फाइनल रीडेफिनेशन उसकी मोहतरमा की जो डेथ है, अनफॉर्चुनेट डेथ उनकी जो है, असैसिनेशन है 2007 दिसंबर में, उसके बाद हुई, जिसके बाद ये सिर्फ एक जरदारी ख़ानदान का एक टूल और एक टुकड़ा बन के रह गई है। और इसके अंदर आज अपनी जो इंटेलेक्चुअल, हालांकि बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल पार्टी थी, अभी भी इसका पुराना एक गार्ड, ओल्ड गार्ड जो है वो सर्वाइव करता है, जिसमें आपको बैरिस्टर एतजाज़ एहसन नज़र आते हैं और लोग नज़र आते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो पाकिस्तान की प्रिंसिपल इंटेलेक्चुअल थ्रस्ट की पार्टी, हाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो दोनों जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI, इनको आप शऊरी एतबार से किसी भी तरह से PMLN के साथ पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद के अंदर कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक आम कन्फ्यूजन है। लोग समझते हैं नवाज शरीफ साहब ने भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी जद्दोजहद की, और ये अच्छे भले पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनके ज़हनों में ये गलतफहमी पाई जाती है। दानिशवरों में, लिखने वालों में, मीडिया में तो बहुत ही ज़्यादा, चूँकि मीडिया जो है उसकी सोशल साइंसेस की बेसिस जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। नवाज शरीफ की पार्टी एसेंशली तौर पर एक पंजाबी सिविल पार्टी है, जो मिलिट्री एक्सटेंशन ने, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का एक सिविलियन काउंटर पार्ट था, जिसको मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने खड़ा किया था। शरीफ ख़ानदान को उन्होंने एंगेज किया था, ट्रेडर्स को उन्होंने खड़ा किया, बिकॉज ट्रेडर्स जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विक्टिम थे, तो उन ट्रेडर्स को खड़ा किया गया था कन्फ्रंट करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसकी ताकत को जज़ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो ये जो पार्टी है, इसने पाकिस्तान की शऊरी और इंटेलेक्चुअल जो पॉलिटिकल जर्नी है उसमें PMLN की कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसे सीड्स ही नहीं थे। ये बुनियादी तौर पे एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव किस्म की रुजत पसंद पार्टी है, जिसका एक बड़ा कंजर्वेटिव उसकी ओपिनियन, हालांकि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर बन गई हैं पंजाब की, लेकिन औरतों के हवाले से एक बड़ा अल्ट्रा कंजर्वेटिव किस्म का उनका रवैया है। और ये एक तरह से इनकी फीलिंग, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो उसी किस्म की हैं। ये एक अर्बन फ्यूडल्स हैं, जिस तरह से फ्यूडल्स की वैल्यूज़ होती हैं, ये इसी तरह से शहरों में रहने वाले ट्रेडिंग क्लास के लोग हैं जिनकी अर्बन फ्यूडल किस्म की वैल्यूज़ हैं। अब इस टॉपिक से मैं चाहता हूँ कि इस पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस वक्त ज़ाहिर है कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोलैप्स कर जाए, और यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप लेंस से देखें, और ख़ास करके उनका जो लेंस है, ये बात कई दफ़ा मेरे सामने दोहराई गई है कि वक्त जो है वो इमरान खान के साथ नहीं है। चूँकि इमरान खान जो है उसने कोई डायनेस्टिक कल्टिवेशन तो की ही नहीं, हालांकि उनके 2 बेटे हैं, एबल बॉडीड हैं, लेकिन इमरान खान ने कभी भी अपने बेटों को उन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं किया। और यहाँ पर उम्मीद यही है कि भाई इमरान खान ऑलरेडी 71-72 बरस के हो गए हैं, और इमरान खान इतने कमज़ोर हो जाएंगे इस पूरे प्रोसेस से, अगर आप उनको जेल में रखेंगे, साल 1.5 साल और रखेंगे, कि इमरान खान पाकिस्तान को लीडरशिप जो है वो नहीं दे सकेंगे, और ये सारा का सारा जो आइडिया है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये बिखर जाए। इंशाल्लाह करप्शन, मेरा ये आपसे वादा है कि मैं आपको काबू करके And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. और अगर आपने गुज़िश्ता चंद माह से देखा हो कि इमरान खान को जेल में रखने के बाद, जब उनको 5 अगस्त 2023 में जेल में डाला गया, और अब उस बात को 7-8 महीने गुजर चुके हैं, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मल्टीपल लेवल्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की गई, वहाँ नई लीडरशिप पैदा की गई, लोगों को एंगेज किया गया, और हर पॉलिटिकल लीडर का अपना एक कर्नल जो है वो उनका माइंडर है।
और इसी तरह से मीडिया को भी आपने देखा कि डिवाइड किया गया, कंट्रोल भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी तरफ मैंने कई दफ़ा इशारा किया। तो गोल ये है कि आप इस इंटेलेक्चुअल मोमेंट को ख़त्म कर देंगे। मैं इस चीज़ को, इस डिबेट को मैं चाहूँगा कि इस पर आप खुद से बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, इस पर कॉमेंट भी करें। मैं उन कॉमेंट्स को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। सियासी जमातें जो हैं वो अपने सफ़र से किसी माशरे को, किसी मुल्क को बहुत कुछ देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो उसी वक्त आपके सामने आ जाएं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, उस पर आप खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। इनकलाब फ्रांस जो है, जिसके नतीजे में पहली रिपब्लिक बनती है फ्रांस में 1789 में, जो पहला इनकलाब फ्रांस का रेवोल्यूशन आता है, फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक बनती है, वो फ्रेंच रिपब्लिक कोलैप्स हो जाती है। उसके बाद बादशाहत आ जाती है, एम्पायर खड़ी होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। फिर एक सेकंड इंपीरियल ऑर्डर खड़ा हो जाता है। 1848 के बाद एक सेकंड रिपब्लिक बनती है। उसको वो जो उस रिपब्लिक का प्रेसिडेंट है वो खुद समझता है कि हालात उसके फेवर में नहीं है, वो खुद एक बादशाह की पावर एक्सरसाइज करना चाहता है। नेपोलियन थर्ड उसका मेरा ख्याल नाम है, और वो अपनी ही रिपब्लिक को डिसॉल्व करके एक एम्पायर खड़ी कर देता है, विच इज कॉल्ड एज द सेकंड फ्रेंच एम्पायर। जो एक्चुअल रिजल्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो फ्रांस को और यूरोप को मिलता है कहीं जाके 1870 के करीब, मेरा ख्याल है 1860 के करीब, जब एक स्टेबल थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक जो है वो कायम होती है, जो फिर 1940 तक चलती है, जो नाजी रेवोल्यूशन से ख़त्म होती है। मैं आप में से जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो मीडिया के लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप कहीं भी गूगल पे जाएं और फ्रेंच रिपब्लिक्स, फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक, सेकंड फ्रेंच रिपब्लिक, थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक, फोर्थ फ्रेंच रिपब्लिक और फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक जो है उसे आप देखें तो आपको एक प्रोसेस जो है उसमें से नज़र आएगा। और तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की जमात ने और पीपल्स पार्टी दोनों ने पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी वाइटल कंट्रीब्यूशन है। 1960s की जो स्टूडेंट तहरीक थी उसने पाकिस्तान को आगे बढ़ने में बड़ी मदद दी। तो मैं चाहूँगा कि इस पर अपनी रिसर्च भी करें और इस पर अपने कमेंट्स भी करें।